तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो यहाँ पर आप लोग को केस दिया गया है, उसमें से बताना है कि किस केस में या फिर किस बाद में उच्चतम न्यायालय मतलब होते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। मतलब प्रस्तावना जो एक संविधान का भाग, ये किस बाद में कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बाद 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना जब वो संविधान का भाग है। और इससे पहले एक हुआ था बेरोबारी संघवाद, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग, बेरोबारी संघवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है या फिर अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया क्या कि ये संविधान का भाग है। कौन? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देश्य का आप लोग समझ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। बाकी बात अगर मिनर्वा मिल्स बाद को समझे तो मिनर्वा मिल्स बाद में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है एक सिक्के के दो पहलू है। तो ये क्या है? एक सिक्के के दो पहलू है। कौन कौन? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी बात गोलकनाथ में जो बाद हुआ था, इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार में जो है संशोधन नहीं हो सकता है। सॉरी, यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। किसमें कहा गया था? गोलकनाथ बाद में कहा गया था। लेकिन फिर से केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि आप लोग क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचा में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन मतलब बन गया है और इसी से आप लोग को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग मतलब जवाब देने में थोड़ा वो हो जाता है, नहीं दे पाते हैं, गलत नहीं हो जाता है। तो इस यहाँ पर आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि बेरोबारी संघ बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ में कहा गया था कि मतलब ये प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती के केस में हम लोग दो शब्द दो चीज़ पढ़े। एक तो पढ़े कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, एक ये हो गया। और एक पढ़े हम लोग कि मतलब प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती केस में जो हम लोग दो चीज़ पढ़े और बाकी बात सब में एक एक पढ़े। और मिनर्वा मिल से बात भी पूछा जाता है तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक सिक्के के दो पहलू है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न संख्या एक में इतना बहुत सारा समय लिया हूँ ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों में के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें से जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो आप लोग बताना। पहला धर आयोग है, ये तो संबंधित है। जेपीवी आयोग भी संबंधित है। फजल अली आयोग भी है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। लेकिन राजमन्नार की समिति की बात करें तो राजमन्नार समिति जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। मतलब ये इसमें केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बताया गया था राजमन्नार की समिति में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया, ये आप लोग याद रखेंगे। और भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था अपना कौन था? आंध्र प्रदेश था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और अभी जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार से निकाल के आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू कर रख सकता है? तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और प्रत्येक 6 महीना में आप लोग पता है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतम बात करें तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 143 में कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति। इसका जिक्र जो है वो 143 आर्टिकल में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी राज्य में अगर निर्वाचन हो रहा है तो उसकी तिथि की घोषणा जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग करेंगे। कौन करेंगे? राज्य के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना
कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो ये पुलिस जो है आप लोग देख रहे हैं, ये संघ सूची का नहीं है बल्कि राज्य सूची का। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे बिहार पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये सब राज्य का पुलिस है, ना कि संघ सूची का। उसके बाद आप लोग पढ़ें तो भारत की रक्षा, ये संघ सूची का है। रेल एवं राष्ट्रीय मार्ग, ये भी संघ सूची का। जनगणना, ये सब भी संघ सूची का है। लेकिन पुलिस की बात करें तो ये राज्य सूची का है, संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसी नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में जो अंग्रेज रेजिडेंट बंगाल जो है नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया था, वो था ल्यूक स्क्रॉप्टन। याद रखेंगे आप लोग, ल्यूक स्क्रॉप्टन। और जो नवाब बना था उस टाइम कौन बना था, मीर जाफर बना गया था। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध में आप लोग को पता है कि मीर कौसिम वगैरह से युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच। तो क्या हुआ था, सॉरी, मीर कौसिम से युद्ध नहीं हुआ था। प्लासी के युद्ध जब क्या कहते हैं, वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो ये उस टाइम जो सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था मीर जाफर। तो इसने भी क्या किया था, उसको अंग्रेज को साथ दिया था, किसको, इसको सिराजुद्दौला को हराने में। तो ये सेनापति उसने धोखा दिया था किसको, अपने जो इसका गुरु था, जो मतलब इसका क्या कहते हैं, राजा था मीर जाफर, इस एक सेनापति था, इसका राजा सिराजुद्दौला था। तो इस मीर जाफर जो एक सेनापति था, इसने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला अपने मालिक को, मतलब और अंग्रेज को, मतलब युद्ध में क्या किया, साथ दिया। तो उस जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर जो है वो फिर से यहाँ का नवाब बन गया। याद रखेंगे आप लोग, बंगाल के नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। तो उस टाइम जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया कौन, अंग्रेज, क्योंकि ये मदद किया था उसका। तो याद रखेंगे आप लोग। और उसके बाद जो अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था वो था ल्यूक स्क्रॉप्टन। तो इतना बता रहा हूँ कि आप लोग को कभी भूलिएगा नहीं, पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। ये बाजीराव द्वितीय के समय में ही ये पेशवा प्रथा समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे आप लोग, किस पेशवा काल में, तो बाजीराव द्वितीय के पेशवा काल में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो 1786 का अधिनियम तो है जो था 1786 का अधिनियम, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। 1786 का अधिनियम याद रखें आप लोग। उसके बाद यहाँ पर संस्था है, उसके संस्थापक मिलान करना है। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो इस संस्था है, इसका जो संस्थापक है वो है BR सिंधे हो गया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक जो महात्मा गांधी हो गया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी हो गया। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो ये इसका संस्थापक हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सत्य शोधक समाज जानते होंगे, ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा अपना कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो था उसके अध्यक्ष यहाँ पर सर टॉमस रेले थे। कौन थे, सर टॉमस रेले। नेक्स्ट प्रश्न ये पाया जाता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। जैसे कि हो गया एक मूत्राशय हो गया, किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया और एक मूत्रमार्ग हो गया। तो ये 4 अंग होते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये किसे बनता है, सूखा बुझाया हुआ चूना और क्लोरीन को मिलने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है, देखें तो प्रश्न यहाँ पर कट गया बट हम लोग यहाँ आप लोग को बता देंगे कि लिखा गया साइड में। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो लगान नो टैक्स अभियान कहाँ लागू किया गया था। तो ये संयुक्त प्रांत में लागू किया था, याद रखेंगे आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान नो लगान नो टैक्स अभियान जो है वो संयुक्त प्रांत में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपना गोली का शिकार बनाया था। तो सर्जेंट ह्यूरसन इसी को गोली का शिकार बनाया था, किसने, मंगल पांडे ने। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में ये किसी को, सर्जेंट ह्यूरसन, याद रखेंगे। मंगल पांडे के द्वारा ही 1857 क्रांति का स्टार्ट हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, हर्ष ने किसकी रचना नहीं की थी। तो याद रखेंगे आप लोग, नागानंद की रचना हर्ष ने की थी। रत्नावली भी, प्रियदर्शिका भी सभी हर्ष का रचना है। लेकिन हर्षचरित की बात करें तो ये बाण भट्ट की रचना है।
हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की है, ना कि हर्ष की। एक प्रश्न यहाँ पाया, भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान जो था वो सुबुक्तगीन था। आप लोग को पता है कि जैसे मोहम्मद गजनबी हो गया, मोहम्मद बिन ये मोहम्मद गजनबी हो गया, फिर ये क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी, ये सब क्या था? तुर्की मुसलमान था। तो पहला जो था वो सुबुक्तगीन था जिसने आक्रमण किया था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिला था। मोहम्मद बिन कासिम आप लोग को पता है, ये अरब वासी था। ये अगर पूछा जाएगा पहला आक्रमणकारी कौन था, तो ये अरब आक्रमण ही हुआ था पहला बार भारत पे, उसके बाद तुर्क आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित में से एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन इसी में चचनामा में, याद रखिएगा आप लोग। चचनामा में किसका वर्णन है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। कब किया था? द मदरलैंड नामक जो अखबार था ये मजरूल हक के द्वारा प्रकाशन किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना था? तो याद रखेंगे आप लोग, यक्षश्री सातकर्णी। यक्षश्री सातकर्णी जो है इसी के समय सिक्कों पर जहाज का चित्र बना था। अब कौन सा जहाज है? पानी वाला जहाज है, ना कि आकाश में उड़ने वाला जहाज। तो यही यक्षश्री सातकर्णी के सिक्कों पर ही जहाज बना हुआ था, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यक्षश्री सातकर्णी ने पूरे उधर श्रीलंका वाला एरिया, जो समुद्र वाला एरिया पार करके वो वाला एरिया जीत लिया था, इसीलिए ये नाव का उपयोग ज़्यादा करता था। तो विदाउट जहाज, मतलब जहाज अगर नहीं रहेगा तो कैसे समुद्र पार करेंगे? तो उसी टाइम ये जहाज, ये सेना भी इसके पास बहुत सारा था। तो इस प्रकार ये सिक्कों पर जो है इसके इसी के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला था, यक्षश्री सातकर्णी। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक तरह खनन क्षेत्र है और एक खनिज संपदा है, मतलब बताना है कि खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो काला हाड़ी जो है इससे आप लोग को याद रखना कि काला हाड़ी से बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो काला हाड़ी से बॉक्साइट हो जाएगा। जावर से हो जाएगा जस्ता वो सीसा। ज से जावर है, ज से जस्ता वो सीसा है। कोलार से सोना की प्राप्ति होती है। फिर मोसा बनी से तांबा का खनिज प्राप्त होता है। याद रखेंगे आप लोग, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। काला हाड़ी से हो गया बॉक्साइट, जावर से जस्ता वो सीसा, कोलार से सोना और मोसवानी से तांबा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पा जाता है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रटजेल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो सरगेसो सागर में जो कोई तट रेखा नहीं है। और आप लोग को पता होगा कि सरगेसो सागर जो है ये कहाँ स्थित है? ये पूछा जाता है कि सरगेसो सागर जो किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसमें कोई तट रेखा नहीं, समुद्र के बीच में है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये अफजादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे आप लोग को पता है कि जायरे जिसको हम लोग कांगो नदी भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बाकी बात अगर आपको पूछे कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, तो पूछेगा यहाँ पर तो हो गया भूमध्य रेखा काटने वाली जो नदियां हैं 2 बार काटने वाली हो गया जायरे, जिसको हम लोग कंगो नदी बोलते हैं। पूछा जाएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला कौन सा नदी है? तो ये हो जाएगा माही नदी। याद रखेंगे आप लोग, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये राजस्थान में बहती है। दूसरी नदी है मकर रेखा जो है, मकर रेखा, इसको 2 बार जो काटने वाली नदी है उसका नाम है लिम्पोपे। लिम्पोपे, याद रखेंगे आप लोग। मकर रेखा को जो 2 बार काटती है नदियाँ उसका नाम है लिम्पोपे नदी, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल बता दिया, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम हो गया माही, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम हो गया लिम्पोपे, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम हो गया कांगो या फिर जायरे। और अगर आप लोग इसका याद रखें ट्रिक के द्वारा, तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले कर्क रेखा आता है, फिर नीचे बीच में आ जाता है भूमध्य रेखा, फिर आ जाता है क्या? मकर रेखा। तो इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, माँ काली। इसे आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे तो सबसे पहले कर्क रेखा आ जाएगा। तो कर्क रेखा 2 बार काटने वाली माही नदी हो गया माँ से। फिर आ जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गया कांगो, का से कांगो नदी।
फिर आ जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोवे, जो कि ली से है, ली से लिम्पोवे। तो इसी ये ट्रिक के द्वारा आप लोग याद रख सकते हैं माँ काली, याद रहेगा। बाकी बात अगर आप लोग को नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो कश्मीर घाटी में जो नदी बहती है वो है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी। नेक्स्ट प्रश्न है पर कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये रिवर जो है पनामा नहर जो कहाँ है आप लोग को पता है? ये रिवर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महादेश है उसके बीच में पनामा नहर है, और वहीं पे जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एक प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये करती है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों पर लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था राजा चलैया समिति, याद रखेंगे आप लोग। सेवा कर किसी वजह का? राजा जे चलैया समिति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा सबसे पहले विकास के मानवीय पक्ष पर मतलब ये ध्यान केंद्रित किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो 1976 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये निर्धनता के लिए बढ़ती निवेश दर ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि है? तो यहाँ पर ह्रासमान लागत विधि जो है ये इसके मतलब क्या कहते हैं जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। उसके बाद बीआई विधि हो गया, आय विधि हो गया, उत्पादन विधि हो गया, इस सबसे हम लोग जीडीपी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये सभी सही है। तो 1 2 3 4 सभी इनमें से सभी पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि द बिहार हेराल्ड पर समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द बिहार हेराल्ड आप लोग को नहीं पता तो याद रखिएगा कि 1875 में प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशित करने वाला जो था वह था गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था 1875 ईस्वी में, गुरु प्रसाद सेन, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना था? तो बिहार में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन प्रतिशत वो है 7.84%, याद रखेंगे आप लोग 7.84%। एक प्रश्न यहाँ पर शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो गया आयरलैंड। तो जैसे कि आप लोग सिगरेट के पॉकेट में देखते होंगे चेतावनी दिया हुआ रहता है कि ये कैंसर के लिए है, मतलब इससे हानिकारक चीज़ है। मतलब तंबाकू जो वो कैंसर के लिए बाध्य होता है। तो इसी प्रकार का कुछ चेतावनी लागू करेगा शराब की बोतलों पर। ये पहला देश हो गया आयरलैंड ऐसा करने वाला, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक है? तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन में जो है टोटल 6 नंबर होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 42वां स्थान है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स उस विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ऑपरेशन मेघचक्र किसके द्वारा चलाया गया था? ये CBI के द्वारा चलाया गया था। बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई थी? ये 1,12,899 करोड़ इतना रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? तो शाहरुख खान को शामिल किया गया था। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? ये लेखक था। तारिक फतेह कौन थे? एक लेखक थे। केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीका को लाए जाने की योजना बनाई गई थी? ये था
12, तो 12 जो है अफ्रीकी चीता लाया गया था, पहले 8 लाया गया था, फिर बाद में 4 लाया गया था ना, नहीं। पहले 8 लाया गया था, फिर बाद में 12 लाया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट चीता योजना इसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर के पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पुस्तक है? पुस्तक का नाम है कथकली डांस थिएटर। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, मंगलयान 2 किस वर्ष प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो मंगलयान 2 जो है वो लक्ष्य किया रखा है प्रक्षेपित करने का 2024 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, आप लोग को पता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो याद रखें आप लोग, विटामिन के हो गया, फिर कैल्शियम हो गया और फाइब्रिनोजिन, ये तीनों चीज़ें है क्या करता है? रक्त जमाव में आवश्यक होता है। एक तो हो गया, अगर पूछेगा विटामिन तो विटामिन के हो जाएगा, फिर अगर खनिज पूछेगा या फिर जो तत्व पूछेगा, धातु पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। और पूछेगा किस प्रोटीन के कमी से मतलब अधिकता से रक्त जमाव होता है तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हो जाएगा। ये तीन चीज़ जो है रक्त जमाव में काम आता है। कौन कौन सी चीज़? विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजिन। किस रोग से तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? तो ये विल्सन रोग में क्या होता है कि तांबा जो है वो उत्तकों में जमा हो जाता है। तो याद रखेंगे आप विल्सन रोग। तो कह रहा है कि उष्मा तरंग किसे कहते हैं? निम्न से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? याद रखेंगे आप लोग, इंफ्रारेड किरण जो इसे हम लोग उष्मा तरंग भी कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, क्या? इंफ्रारेड किरणें, इसे हम लोग और क्या कहते हैं? उष्मा तरंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो तांबा के कमी के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति आपतित गति होता है, आप लोगों को पता होगा। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम भेजा जाता है, तो यह परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो पित्त रस तथा अग्नाशयी रस ये निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो आप लोग पता है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? भूमध्य क्या कहते हैं, ध्रुव पर होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन केंद्र में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इस पर डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र पे होता है या नहीं पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस किस अवस्था में होता है? तो ये जाइगोटिन में होता है। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? तो जाइगोटिन में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कौन है? तो एलन जेफरिस, याद रखेंगे आप लोग, एलेक जेफरिस ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक है, एलेक जेफरिस। डीएनए ये से हो गया एलेक जेफरिस, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो पर्ल एस जो है वो K2CO3 को कहा जाता है। K2CO3 को पर्ल एस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, किसी भी जैसे जल का क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होती है। घनत्व अगर अधिकतम होगा तो आप लोग को पता है कि उसका आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि द्रव्यमान ये घनत्व जो है ये आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो घनत्व अगर अधिकतम होगा तो आयतन कम होगा। वही पूछा जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब घनत्व उसका घटेगा। और जब घनत्व घटेगा तो आप लोग को पता है कि इसका विपरीत होता है, तो आयतन बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन घनत्व घटेगा। एक प्रश्न यहाँ पे, वाशिंग सोडा की एक अणु में कितने अणु होते हैं? वाशिंग सोडा की एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? आप लोग पता है वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इसमें 10 अणु का होता है जल का। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में एक सही कथन का चयन करें। ये दोनों क्या है, उदरपातन से गुजरती थी, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किस में होता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। यहाँ पर अगर चोट लग गया तो फिर वो क्या होता है, पुनर्जनन नहीं हो पाता, जिसके कारण आदमी जल्दी मौत की घाट हो जाता है, मौत हो जाता है उसका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। तो पौधों में ऑक्सिन क्या क्या कार्य है? इसका कार्य है कोशिका विभाजन और बढ़ाव, इसे आप लोग याद रखेंगे। कोशिका विभाजन और बढ़ाव का कार्य कौन करता है? तो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और प्रश्न जितना भी था सभी इंपॉर्टेंट था। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये भी अपना मतलब तैयारी कर सके और अच्छा अच्छा क्वेश्चन फाइंड कर सके एग्जाम पास करने के लिए। तो थैंक यू।